डॉक्टर एम के पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट जो है वो पूरा हो गया है। उसके दो पार्ट थे, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट और थर्मोकेमिस्ट्री था। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट चालू कर रहे हैं या नेक्स्ट यूनिट चालू कर रहे हैं। उसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, ऊष्मागतिकी द्वितीय। अब देखिए, ऊष्मागतिकी द्वितीय की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो हम जानते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट है उसमें अपन ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ते हैं और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो ऊष्मागतिकी द्वितीय है, उसमें ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और तृतीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं कि ऊष्मागतिकी द्वितीय में सबसे पहले जो आता है वो ये आता है कि जो प्रथम नियम की सीमाएं हैं, यानी कि प्रथम नियम जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो ऊष्मागतिकी द्वितीय में एक्सप्लेन करते हैं। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की सीमाएं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ये ज्ञात नहीं किया जा सकता कि पहला, कोई स्वतः परिवर्तन जैसे उम्र का बढ़ना, पेड़ से पत्ते का गिरना एक ही दिशा में संपन्न होता है, वह दिशा क्या होगी। मतलब जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जो वन डायरेक्शनल होते हैं, जो अनुत्क्रमणीय होते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके बारे में जो है वो ऊष्मागतिकी प्रथम नियम कोई जानकारी नहीं देता। दूसरी बात यह है कि कोई अन्य परिवर्तन हुए बिना किसी प्रक्रम में ऊष्मा का पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तन संभव नहीं है। क्यों? ऐसा भी ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम नहीं बताता है। अब उपरोक्त प्रश्नों को उत्तर ढूंढने के लिए ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, स्वतः प्रक्रम क्या होता है। तो परिभाषा, ऐसे प्रक्रम, स्वतः प्रक्रम की हम परिभाषा की बात करें तो ऐसे प्रक्रम जिसमें तंत्र पर कोई बाहरी कार्य न किया जाए और वह बिना किसी बाहरी सहायता से स्वतः अपने आप ही संपन्न हो जाए, इस प्रकार के जो प्रक्रम होते हैं वे स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। उदाहरण जैसे द्रवों, या द्रवों में कोई भी आ सकता है, पानी और कोई भी तरल जो बह सकता है। तो द्रवों का ऊपर के तल से नीचे की तल की ओर बहना तब तक बहना जब तक कि दोनों तलों में द्रव का धरातल समान न हो जाए। आप जानते हो, अगर हमारे पास कोई टंकी है और उसमें हमने एक टोटी लगा रखी है और उसको एक खाली उससे जोड़ रखा है टंकी से, और टोटे खोल देंगे तो जब तक दोनों टंकियों का लेवल बराबर नहीं हो जाएगा तब तक पानी भरी हुई टंकी से खाली टंकी में आता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा है, गैसों का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तब तक विसरण जब तक कि दोनों तरफ का दाब बराबर न हो जाए। अब इसके लक्षण है, स्वतः प्रक्रम के कौन कौन से लक्षण हैं। स्वतः प्रक्रम पर कोई कार्य खर्च नहीं किया जाता, जबकि उपयुक्त युक्ति लगाकर उससे कार्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हमने दोनों टंकियों का लेवल बराबर किया तो उसमें सिर्फ एक टोंटी लगा दी या दोनों को एक पाइप से जोड़ देते हैं तो उनका बराबर हो जाएगा। तो कोई ऐसी युक्ति लगाकर या ऐसी ट्रिक लगाकर अपन स्वतः प्रक्रम को संपन्न कर सकते हैं, उसमें कोई कार्य खर्च नहीं होगा। दूसरा, स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं और एक ही दिशा में संपन्न होते हैं तथा साम्य अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। मतलब दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दोनों टंकियों का लेवल बराबर हो जाएगा तो हमें लगेगा कि पानी आपस में जा नहीं रहा है, परंतु पानी का आपस में एक टंकी से दूसरी टंकी का और दूसरी टंकी से पहली टंकी का आना जाना जारी रहता है, यानी कि जो है वह साम्य प्राप्त कर लेते हैं। पर ये जो स्वतः प्रक्रम होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। स्वतः प्रक्रम पर कोई कार्य खर्च करके उसे विपरीत दिशा में संपन्न करवाया जा सकता है। जैसे मान लो एक टंकी का पानी खाली करना है और दूसरी टंकी में डालना है, तो हम क्या लगा दें, मोटर लगा के उस टंकी को खाली कर सकते हैं, जिससे कि अपना कार्य हो जाएगा। चौथा जो इसका लक्षण है, समस्त स्वतः प्रक्रमों के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। जितने भी सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं उनके लिए जो
फ्री एनर्जी चेंज है, यानी डेल्टा जी का मान जो होता है वह ऋणात्मक होता है, जबकि एंट्रोपी जो होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। आप वैसे भी जानते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जो है वो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन नेगेटिव जो होगा वो तब होगा जब डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, क्योंकि जैसे जैसे डेल्टा एस बढ़ेगा वैसे वैसे टी डेल्टा एस का नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती जाएगी और हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो हमारे पास चार मुख्य रूप से लक्षण हो गए, कौन कौन से, कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कोई कार्य खर्च नहीं होता, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं और इनको कार्य खर्च करके विपरीत दिशा में किया जा सकता है, और इनका डेल्टा जी नेगेटिव होता है और डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होता है। अब अपन बात करते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के कथन क्या क्या हैं। अलग अलग कथन है, अपन उसमें बात कर सकते हैं कि कैसे क्या क्या कहा है। पहला कथन है, समस्त प्राकृतिक या स्वतः प्रक्रम किसी बाह्य कार्य को खर्च किए बिना संपन्न होते हैं और उत्क्रमणीयता की ओर अग्रसर होते हैं, अर्थात तब तक जारी रहते हैं जब तक कि उत्क्रमणीय अवस्था प्राप्त न हो जाए। साथ ही कोई भी असवतः प्रक्रम तब तक संपन्न नहीं हो सकता जब तक कि उस पर कोई बाहरी कार्य खर्च न किया जाए। अब दूसरी बात आती है, दूसरे जो स्टेटमेंट है, अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो केल्विन के अनुसार है। केल्विन के अनुसार क्या है, एक अकेले ऊष्माकुंड के चक्रीय प्रक्रम के लिए यह संभव नहीं है कि परिपार्श्व में कोई धनात्मक कार्य कर सके। मतलब कोई भी जो अकेला ऊष्माकुंड है वह चक्रीय प्रक्रम के लिए यह संभव नहीं है, उसके चक्रीय प्रक्रम के लिए यह संभव नहीं है कि परिपार्श्विक में कोई पॉजिटिव कार्य कर सके। क्योंकि इसका कारण क्या है, क्योंकि एक चक्रीय प्रक्रम में धनात्मक कार्य प्राप्त करने की दो संभावित विधियां हैं। पहला है एक जटिल तंत्र में भिन्न भिन्न ताप वाले कई ऊष्माखंडों को उपयोग किया जाए, तब जो होगा W साइक्लिक बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन आदि होता है। दूसरी जो कंडीशंस है, दूसरी जो संभावित विधि है उसमें है भिन्न भिन्न तापों वाले दो ऊष्मा कुंडों का उपयोग किया जाए, तब जाकर होता है W साइक्लिक बराबर Q1 प्लस Q2 होगा। अब अपन ऊष्मागतिकी के तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं और वो है क्लासियस के अनुसार। क्लासियस के अनुसार क्या है, किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए यह संभव नहीं है कि किसी कार्य को नष्ट हुए बिना ऊष्मा का प्रवाह कम ताप वाले ऊष्माकुंड से अधिक ताप वाले ऊष्माकुंड की ओर हो। दूसरी, किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए यह संभव नहीं है कि उच्च ताप वाले कुंड से निम्न ताप वाले कुंड की ओर ऊष्मा के प्रवाह को बिना ऊष्मा का परिवर्तन कार्य में हो जाए, अथवा तंत्र के किसी भाग या परिपार्श्व में कोई परिवर्तन हुए बिना ऊष्मा की का तुल्य मात्रा में कार्य के रूप में रूपांतरण हो सके, यह संभव नहीं है। यानी कि तंत्र के किसी भाग, सिस्टम के किसी पार्ट और परिपार्श्व में कोई ना कोई चेंज जो है वह आवश्यक है, या ऊष्मा की तुल्य मात्रा या ऊष्मा का चेंज आवश्यक है, तभी जाके कोई कार्य संपन्न हो सकेगा। यानी कि ऊष्मा में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य भी संपन्न नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट उत्क्रमणीय चक्र के लक्षण। ये थ्योरेटिकल है, ये आपको ध्यान रखनी है ये चीजें। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम अनुसार धनात्मक कार्य करने वाले किसी चक्रीय प्रक्रम में भिन्न भिन्न ताप वाले कम से कम दो ऊष्मा कुंड अवश्य होने चाहिए। कार्नो चक्र में चूंकि एक ही इंजन होता है, अतः इसे आदर्श या प्रोटोटाइप और आइडियल ऊष्मा इंजन कहते हैं। कॉर्ना चक्र का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी होता है कि यह उत्क्रमणीय है। एक चक्रीय प्रक्रम के लिए उत्क्रमणीयता से तात्पर्य यह है कि यदि चक्रीय प्रक्रम एक बार अग्रिम दिशा में व एक बार विपरीत दिशा में संपन्न हो जाए तो परिपार्श्विक अपनी मूल अवस्था में लौट आए। इसका अर्थ यह हुआ कि कुंड
एवं वजन दोनों ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं, और ये तभी संभव होगा यदि विपरीत चक्रों में अलग अलग W, Q1 व Q2 सभी के चिन्ह जो है वो विपरीत हो जाएं। अतः एक उत्क्रमणीय इंजन या कार्यशील इंजन में अग्रिम चक्र के लिए जो होगा वो W साइक्लिक बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2, और एक विपरीत चक्र के लिए या रिवर्स साइकिल के लिए हो जाएगा माइनस W साइक्लिक इज इक्वल टू माइनस Q1 प्लस Q2, यानी कि सारे के सारे जो साइन हैं W, Q1 व Q2 के जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तभी वह उत्क्रमणीय चक्र संभव हो पाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुंड जो है वो तंत्र के रूप में लिया है, और वजन जो है उसको परिपार्श्विक के रूप में परिभाषित किया गया है, या परिपार्श्विक को वजन के रूप में परिभाषित किया गया है, और जो कुंड है उसको तंत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कार्नोट साइकिल की बात करेंगे, और जो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। कार्नोट साइकिल क्या होता है और उसमें कार्य की मात्रा क्या होती है, और उस कार्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो अपन कार्नोट साइकिल के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं कि कार्नोट चक्र क्या होता है। और कार्नोट चक्र जो होता है वो आवश्यक रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। तो अपन कल जो बात करेंगे वो, या नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे वो कार्नोट चक्र के रूप में बात करेंगे। धन्यवाद।